हेलो फ्रेंड्स। तो JEE रैपिड फायर सीरीज़ के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ t इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 4 देन dx बाई dt एट t इक्वल टू 4 is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया है t इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 4 और आपको पूछा है dx बाई dt डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एट t इक्वल टू 4। तो एक काम करेंगे, इसको लिख लेंगे t माइनस 4 इक्वल टू रूट एक्स, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लिया तो t माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया x। ठीक, तो इसको स्क्वायर कर लिया, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 4 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x। आगे देन ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, you will have this as x equal to t square t square। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस 8t प्लस 16। ओके ठीक, आपको पूछा dx बाई dt, तो डेरिवेटिव ले लो x का, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और माइनस 8t का माइनस 8 कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव हो गया 1। 16 तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपको मिल गया dx बाई dt। तो dx बाई dt एट t इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू सिर्फ 4 आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 माइनस 8, तो आंसर आ गया 0। तो यू हैव आंसर है 0, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a car travels a distance of x with speed v1 and then same distance x with speed v2 in the same direction। एक कार है जो x डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर कर रहा है और अगले x डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड पूछा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एवरेज की बात करते हैं ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं v1 प्लस v2 बाई 2, लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है, देखो v1 प्लस v2 बाई 2 जो नॉर्मल तुम एवरेज करते हो वो टाइम एवरेज होता है। मतलब बेसिकली आप टाइम को दो इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हो, तब आप v1 प्लस v2 बाई 2 लिख सकते हो। यहाँ पे डिविजन जो है वो टाइम पे नहीं, वो डिस्टेंस पे है। तो x1 डिस्टेंस और x2 डिस्टेंस, तो ये जो क्वेश्चन है x1 डिस्टेंस मतलब x डिस्टेंस और x2 मतलब x डिस्टेंस, x और x। पहला x डिस्टेंस कवर किया गया था v1 स्पीड पे, दूसरा कवर किया गया था v2 स्पीड पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे आगे। आप देखोगे यहाँ तो सिर्फ आपको डिस्टेंस के दो इंटरवल्स दिए हैं, आगे जाके थोड़ा सा चेंज होगा। तो कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसा मान लेते हैं जो पहला हाफ डिस्टेंस था, मतलब पहला x डिस्टेंस था, वो v1 स्पीड से ट्रैवल किया गया है और दूसरा जो डिस्टेंस है वो v2 पे। मैं सिर्फ नाम के लिए क्या करता हूँ, इसको s1 बोल देता हूँ, इसको मैं s2 बोल देता हूँ। आपको पता है एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड करते हो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड वी एवरेज को हम लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2। मान लेते हैं कि जो पहला डिस्टेंस s1 था वो कवर करने में टाइम लग गया t1 और s2 कवर करने में लग गया t2, तो फिर टोटल टाइम आ जाएगा आपका t1 प्लस t2। आप सिर्फ आप t1 और t2 फाइंड कर लो। देखो s1 तो x है और s2 भी x है, तो ये ऊपर का 2x बन गया। t1 कैसे फाइंड करते हैं, हमको पता है, क्या पता है आपको कि डिस्टेंस या फिर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आपको मिल जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस था s1 और स्पीड था v1। ठीक है, और टाइम t2 के लिए डिस्टेंस है s2 और स्पीड है v2। तो देयरफॉर ये t1 t2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको v एवरेज मिल जाएगा। v एवरेज था s1 प्लस s2, वो x प्लस x हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में। t1 है s1 बाय v1
प्लस T2 है H2 बाई V2, S1 है X, S2 है X, ये भी हो गया X बाई V1 प्लस X बाई V2। तो आपको अब मिल जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन x कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, x हो गया कैंसिल, तो 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो V2 प्लस V1 अपॉन V1 इंटू V2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, तो 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1, देखो 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस के दो इंटरवल सेम है, अलग अलग स्पीड से गाड़ी ने ये x डिस्टेंस और अगला x डिस्टेंस कवर किया है, तो डायरेक्टली 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय, एक पार्टिकल है जो 3D में मूव हो रहा है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, x a cos ओमेगा t, y a sin ओमेगा t और z इक्वल टू a ओमेगा t। आपको पूछा पार्टिकल का स्पीड बताओ, तो अगर आपको पता होगा, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट मतलब तीन कंपोनेंट्स हो गए, तो वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स हो गए, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको देता है स्पीड, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है vx, आपको पता है वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड को मैं लिख सकता हूँ vx में लिख सकता हूँ dx बाई dt, तो dx बाई dt, और x आपको दिया गया है a cos ओमेगा t, इसमें से a कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos ओमेगा t का डेरिवेटिव आने वाला है माइनस साइन, क्योंकि आपको पता है cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, वो बन जाता है ओमेगा। तो रूल क्या है, ए को तो बाहर रख दिया हमने, कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया vx। सिमिलरली आप vy और vz फाइंड कर लोगे, तो vy आ जाएगा आपके पास dy बाई dt, मतलब ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, a कांस्टेंट था बाहर, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया आपके पास ओमेगा, तो ये आपको मिल गया y कंपोनेंट। सिमिलरली आप फाइंड कर लोगे z कंपोनेंट, वो आ जाता है dz बाई dt, dz बाई dt, तो ddt ऑफ z, z क्या है आपके पास a ओमेगा t है, a ओमेगा t है, इसमें से a और ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt हो गया 1, तो dt कैंसिल हो गया, मतलब तो आपके पास आ गया vx vy और vz। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा स्पीड यहाँ से v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर था प्लस vy स्क्वायर था प्लस vz स्क्वायर था, vx स्क्वायर vx का स्क्वायर मतलब माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर मतलब a ओमेगा cos ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, vz है a ओमेगा, तो a ओमेगा का स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस a ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस वो जो a ओमेगा स्क्वायर आखिरी में बचा हुआ था वो। अब तो पहले दो टर्म्स है ना, पहले दो टर्म्स उसमें से हम लोग a ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन, बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में प्लस a ओमेगा का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये आ गया a ओमेगा स्क्वायर, साथ में जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था वो था 1, प्लस वो जो आखिरी में a ओमेगा स्क्वायर है वो, तो a ओमेगा स्क्वायर और a ओमेगा स्क्वायर दो बार आ गया, तो b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा स्क्वायर मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर a में दिख रहा है हमको। अगला क्वेश्चन, a 2 + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c = 0 + a + b + c =
Two guns A and B can fire bullets at speeds 1 km per second and 2 km per second respectively. दो guns है A और B. A gun can fire at 1 km per second and B can fire bullets at 2 km per second. From a point on a horizontal ground, एक point से they are fired in all possible direction. तो क्या हो रहा है कि एक point से दोनों guns they are firing in all possible direction. Important है क्योंकि जब all possible direction में फायर किया जाए तो ग्राउंड पे एक सर्कल कवर होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, हर एक डायरेक्शन में फायर करेंगे तो ग्राउंड पे एक सर्कल कवर होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट्स फायर्ड बाय द टू गन्स ऑन द ग्राउंड इज। आपको पूछा गया है ये जो दो गन्स थे, ये जो बुलेट्स को फायर कर रहे हैं, इन्होंने जो मैक्सिमम एरिया कवर किया होगा, मैक्सिमम ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो मैक्सिमम एरिया का रेशियो क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ वापस से। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, अगर मैं एक डायरेक्शन में बुलेट को फायर करूँ तो ऐसा आएगा, मैं दूसरे डायरेक्शन में करूँ तो वहाँ जाएगा, मैं डायरेक्शन चेंज करता रहूँगा, ऐसा करते करते आप देखोगे कि ग्राउंड के ऊपर ना एक सर्कल ही बन जाता है, क्योंकि हर डायरेक्शन में बुलेट फायर हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना। आपको पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है जब आप बुलेट्स को हर डायरेक्शन में फायर करते हो तो ग्राउंड पे बन जाता है एक सर्कल, ऐसा सर्कल बन जाता है, ठीक, करेक्ट। अगर और आपको पता है, मान लेते हैं कि ये सर्कल का जो रेडियस है वो r है, ये r हो जाएगा रेंज, आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। तो एरिया डिपेंड करता है r पे, r है रेडियस, और r रेडियस होने के साथ साथ ये बुलेट का रेंज भी है। तो अगर मुझे अगर एरिया क्या है पाई r स्क्वायर, ठीक है, अगर मुझे एरिया मैक्सिमम चाहिए तो मुझे रेंज भी मैक्सिमम चाहिए, तो पाई r मैक्स स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम एरिया ये प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम रेंज के स्क्वायर को। अगर आपको याद होगा रेंज का इक्वेशन याद होगा, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा, वैसे इसको लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो आप 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हो, या फिर आप u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। अब देखो ऐसा है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि रेंज साइन 2 थीटा पर डिपेंड कर रहा है। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कितनी होती है, 1, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए 1, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बन जाता है आपके पास u स्क्वायर बाई जी। वैसे बाय द वे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज होता है 45 डिग्री पे, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू बन गई 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90, मतलब थीटा इक्वल टू 45, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से मैक्सिमम रेंज ये खुद प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर को, g तो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एरिया ये रेंज के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम रेंज के स्क्वायर को, और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम रेंज है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं अगर यूज कर लेता हूँ, तो मैक्सिमम एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r max स्क्वायर, बट r max स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो u के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम एरिया जो है ना वो आ गया आपका प्रोपोर्शनल टू u रेज टू 4, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ फर्स्ट बुलेट, जिसको तुमने ए बोला है, तो ठीक है, ए बोला है, फर्स्ट गन जो है उसको ए बोला गया है, अपॉन मैक्सिमम एरिया फॉर बी गन, यह आ जाएगा यू ए बाय यू बी होल रेज टू 4, और यू ए की वैल्यू दी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और यू बी की वैल्यू दी हुई है आपको 2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका रेज टू पावर 4,
तो 2 रेज टू होता है 16, तो आंसर आना चाहिए 1:16, 1:16 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15th, अ शेल मतलब वापस बुलेट ही होता है वो। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 into t2 is। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन डी मिलने वाला है। मैं बता देता हूँ कैसे। मैंने आपको इसे बताया था ना कि बहुत सारे ट्रिक्स बन सकते हैं, बताता हूँ कैसे। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एक शेल है जिसको हमने फायर किया एक फिक्स्ड आर्टिलरी गन से, इनिशियल स्पीड था u such that it hits the target on the ground। तो हमने क्या किया, हमने एक आर्टिलरी गन से एक शेल को फायर किया जिसने यहाँ पे रखे हुए एक टारगेट को हिट कर दिया, लेकिन दो पॉसिबल वे से। अब दो पॉसिबल वे कब होता है? ठीक, रेंज तो सेम होना चाहिए क्योंकि गन भी फिक्स है और टारगेट भी फिक्स है, तो रेंज तो सेम होना चाहिए। तो दो पॉसिबल वेज कब होते हैं? दो पॉसिबल वेज तब होते हैं जब आप बेसिकली दो अलग अलग एंगल से फायर करोगे। तो जो पहला बुलेट था, पहला शेल था, अगर इसका एंगल थीटा है तो जो दूसरा शेल है इसका एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा, तब जाके रेंज सेम होती है। और हम लोग इन दोनों एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो रेंज सेम होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, देखो इनिशियल स्पीड भी सेम है, रेंज सेम है क्योंकि सेम गन से फायर किया गया है, सेम टारगेट को हिट कर रहा है। तो रेंज सेम होने के लिए दो एंगल्स जिस पे हम लोग प्रोजेक्टाइल को, मतलब इस केस में शेल को प्रोजेक्ट करते हैं, एक होता है थीटा, दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। इनको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बोला है कि T1 और T2 ये टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट था। तो T1 ये पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट था और T2 ये दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट था। ओके, आपको T1 इंटू T2 प्रोडक्ट पूछा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी ये है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है, मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई। ठीक है, मैं काम करूंगा, मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका जो फास्ट रिवीजन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, मैं वो लिंक डाल दूंगा, तो आपको ये सारे इक्वेशन रिवाइज कर लोगे आप। तो T1 तो याद आएगा 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि पहले के केस में एंगल था थीटा। दूसरे के T2 याद आएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, क्योंकि सेकेंड एंगल था 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका T2 इक्वल टू 2u cos थीटा बाई जी। ओके, अब आप T1 और T2 दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो T1 और T2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो T1 इंटू T2 कर लेते हैं। तो T1 आपके पास है 2u sin थीटा बाई जी और T2 आपके पास है 2u cos थीटा बाई जी। ओके, तो T1 इंटू T2 ये आ जाएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप केयरफुल रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जैसे आंसर ऑप्शन नंबर डी आता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। आपको याद होगा मैंने रेंज का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक 2 को और एक g को अलग अलग कर लेता हूँ, है ना। 2 बाई जी को अलग कर दिया, क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। u इंटू यू बचा, ठीक है। क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? g आ गया। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है रेंज, तो बन गया 2r बाई जी। आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दिया है। उसका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, ऐसा बोला गया है। If it were launched at an angle of theta 0 with speed v0, then g वैल्यू 10 ले लीजिए,
देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ट्राजेक्टरी का y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। हमको बोला गया है कि अगर मैं थीटा जीरो एंगल पे प्रोजेक्ट करता, मतलब उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जीरो होता, और अगर उसका स्पीड, इनिशियल स्पीड जिसको आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हो, वो v जीरो होता, तो फिर थीटा जीरो और v जीरो की वैल्यूज क्या आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जनरल एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का इक्वेशन होता है x tan थीटा, हम थीटा जीरो बोल रहे हैं इसको, तो थीटा जीरो, ठीक है, माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। सिर्फ ये जो u है ना, इस u को इन लोगों ने क्वेश्चन में बोला है v0, बस इतना ही। ओके, अब जब आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करते हो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x, पहले टर्म में x और x था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे tan थीटा 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है tan थीटा 0 का वैल्यू 2। अब अगर आप देख रहे हो ऑप्शंस पे तो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से थीटा 0 की एक भी, मतलब कहीं पे भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, तो हम लोग पहले थीटा 0 फाइंड ही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा, यू नो tan थीटा, अगर मैं एक ट्रायंगल इमेजिन कर लूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मैं राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर लेता हूँ, ये एंगल को थीटा 0 मान लेता हूँ, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा 0 को मैं 2:1 लिख देता हूँ, अपोजिट साइड 2, एडजेसेंट साइड 1, ठीक है। तो 2 और 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, मतलब रूट ऑफ 5 आ गया। ये सबसे सिंपल वाला मेथड है, सबसे सिंपल है, ठीक है। अब मुझे यहां से मिल सकता है cos थीटा 0। cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड है 1, हाइपोटेन्यूज है √5, तो मुझे थीटा 0 मिल सकता है यहाँ से cos इनवर्स ऑफ 1/√5, तो हमको मिल गया थीटा 0 cos इनवर्स ऑफ 1/√5। देखिए ऑप्शन नंबर सी खत्म, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमको v0 का भी वैल्यू चाहिए, तो फिर आप देख रहे हो ये जो g अपॉन 2v0 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 है, ठीक है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा और उसमें से भी cos थीटा की वैल्यू है, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 अगेन हमको मिल जाएगा g अपॉन 2v0 स्क्वायर, ठीक, cos स्क्वायर थीटा 0 इक्वल टू 9, कंपेयर कर लिया हमने, 9 मिल गया। g की वैल्यू 10 लेना है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया था। cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/√5, तो cos स्क्वायर थीटा 0 की वैल्यू 1/5, ठीक है, ओके। ये आ गया 1 सा, ये हो गया आपका 5 सा, हो जाएगा इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये 5 ऊपर जाके हो जाएगा आपका 25 होगा ना, और ये स्क्वायर है, सॉरी 25 होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 9 v0 स्क्वायर। तो व्हाट इज v0, रूट ऑफ 25/9 मतलब 5/3, तो 5/3, तो देखो 5/3 मीटर पर सेकेंड आंसर भी है उसमें, ठीक है, ओके। चलो अब जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, यहाँ पे हमने 2 पार्टिकल को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया विद सेम स्पीड। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके ध्यान में रखो कि क्या क्या पैरामीटर्स कांस्टेंट दिए गए हैं। 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड, तो स्पीड सेम है, सच दैट दे हैव सेम रेंज, रेंज भी सेम है। और मैंने आपको अभी बताया कि रेंज सेम कब होता है, उनको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 थीटा, ठीक है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स, मैक्सिमम हाइट अलग अलग था, वो तो हम पिछले क्वेश्चन से ही देख रहे हैं ना। रेंज सेम है तो दोनों प्रोजेक्टाइल का हाइट सेम नहीं हो सकता है, तो एक का हाइट इन्होंने बोला है h1, एक का बोला है h2,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इन सब में से क्या सही है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत बार क्वेश्चन समझ में तो आ जाता है लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें ये समझ में नहीं आता है। तो ऑप्शंस का हेल्प ले सकते हो। अगर आप ऑप्शंस देख रहे हो तो आपको हर जगह पे h1 इंटू h2 मिल रहा है, तो आपको पहले h1 इंटू h2 यूज करना चाहिए। आप h1 h2 यूज करने के लिए पहले आपको हाइट का इक्वेशन पता होना चाहिए। हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये पता होना चाहिए आपको। अगेन एज आई सेड, प्रोजेक्टाइल मोशन के रिवीजन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसको, और बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। h1 पहले प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल था थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा, ठीक है। दूसरे के लिए, दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाएगा अपॉन 2g। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो h2 हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आप इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर लो, h1 इंटू h2 कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2g, और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा आ जाएगा, ठीक, फाइन, ओके, आ गया। तो h1 इंटू h2 तक पहुंच जाएंगे। अब अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, हर जगह पे आपको r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है, तो इस केस में r स्क्वायर चाहिए, r का स्क्वायर चाहिए। r क्या था याद है, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g, 2 u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g, ये था आपका r, ठीक। हमको चाहिए r स्क्वायर, हमको चाहिए r स्क्वायर, r का स्क्वायर। मैं काम करता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है ये। लुक व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे ये u साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2 इंटू 2 4, मैं लिख रहा हूँ 2 g इंटू जी स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ g, मैं सबका कर लेता हूँ स्क्वायर, ठीक। अब ऐसा क्यों किया समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, सिर्फ यहाँ पे u स्क्वायर बनेगा, u स्क्वायर और स्क्वायर, तो u रेज़ टू 4, तो u स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। साइन स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर तो cos थीटा का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, तो 2 का स्क्वायर, g इंटू जी स्क्वायर, तो g का स्क्वायर आ गया, ठीक। हमको पता है रेंज का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है रेंज का इक्वेशन, 2 न्यूमरेटर में 2 u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g होना चाहिए, ये होता है रेंज। अब हमारे पास नीचे 2 था, ठीक है, और ऊपर 2 नहीं था, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर लिया, हो गया एडजस्टमेंट, गुड, एक्सीलेंट, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ सरका लेता हूँ क्योंकि शायद फ्रेम से बाहर जा रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक, आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो h1 h2, ओके, ये जो 2 इंटू 2 4 है, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर से 16 बन जाता है, बाहर निकालिए, क्या बचा अंदर, 2u स्क्वायर बचा साइन थीटा cos थीटा अपॉन g बच गया, और इसका हो गया आपका स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। ये हो गया रेंज का स्क्वायर, तो h1 h2 इक्वल टू रेंज स्क्वायर बाय 16, तो रेंज स्क्वायर r स्क्वायर इज 16 h1 into h2, 16 h1 into h2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t equal to 0 with initial velocity of 3.0 i cap मीटर पर सेकेंड। तो जो पार्टिकल था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 i cap थी, मतलब सिर्फ x कंपोनेंट था इनिशियल वेलोसिटी में, एंड मूव्स इन xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 6 i cap plus 4 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The x coordinate of the particle at instant when its y coordinate is 32 meter is d meters,
द वैल्यू ऑफ डी इज। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 पे, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था u बार था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उसका जो u बार था वो था u बार, इनिशियल वेलोसिटी जो था उसका, इनिशियल वेलोसिटी जो था वो था 3i कैप, मतलब सिर्फ ux है बेसिकली, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं है। अब वो पार्टिकल मूव हो रहा है एक्स वाई में विद एक्सेलरेशन, क्या दिया एक्सेलरेशन 6i कैप प्लस 4j कैप, 6i कैप, ऑफ कोर्स यूनिट्स में लिखे नहीं लेकिन पता होना चाहिए आपको, ये 6i कैप प्लस 4j कैप आ गया। तो ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 6 जो है ना ये हो गया x कंपोनेंट, और 4 जो है ये हो गया y कंपोनेंट। जो j कैप के साथ होता है वो y कंपोनेंट होता है, जो k कैप के साथ होता है वो z कंपोनेंट होता है, जो i कैप के साथ होता है वो x कंपोनेंट होता है। ये आ गया। अब आपको बोला गया है x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट किस इंस्टेंट पे, जब उसका y कोऑर्डिनेट 32 हो गया, तो जब पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 32 हो गया तो उसके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना था 8, और आपको क्या फाइंड करना है, और 8 नहीं d, तो आपको क्या फाइंड करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली ऐसा है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब 32 हो गई तब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू d है, और आप d की वैल्यू बता दो, ऐसा आपको पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल टाइप का है। बेसिकली आपको काइनेमेटिक्स से इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज कर लेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स कर लेंगे, एक वो हो जाएगा x कंपोनेंट इज uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। अब x इक्वल टू ux की वैल्यू हमारे पास 3 है, क्योंकि ये जो है ये ux है आपका, ux है ये 3 है, 3t प्लस ax की वैल्यू 6 थी तो 6/2t स्क्वायर, तो x इक्वल टू 3t प्लस 3t स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है ना। ओके देन मतलब बेसिकली अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे t की वैल्यू चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। तो x इक्वल टू 3t कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस t बच जाएगा। तो अगर मैं t की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब ये t की वैल्यू कैसे आएगी, तो यही s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर को मैं y कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ, तो y इक्वल टू ut प्लस 1/2 a/t स्क्वायर। y की वैल्यू आपको 32 दी गई है, uy की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में y कंपोनेंट था ही नहीं, प्लस हाफ ay की वैल्यू आपके पास 4 है तो 4t स्क्वायर, तो 32 इक्वल टू 4/2 इज 2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 16, तो t की वैल्यू मिल जाती है आपको 4 सेकेंड। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे इक्वेशन 1 में तो आपको x मिल जाएगा 3 इंटू टी मतलब 3 इंटू 4, 1 प्लस टी मतलब 1 प्लस 4, ठीक है। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, 12 5 60, तो 60 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ओके अगला क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक हेलीकॉप्टर है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है विद अ स्पीड v एट एन अल्टीट्यूड h, तो v स्पीड के साथ h हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है, हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट, उसको एक फूड पैकेट ड्रॉप करना है फॉर मैन ऑन द ग्राउंड, तो एक इंसान है नीचे उसके लिए उसको फूड पैकेट ड्रॉप करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन, डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन, ओके, व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप, तो जब उन्होंने फूड पैकेट ड्रॉप किया तब हेलीकॉप्टर और मैन में डिस्टेंस कितना था। तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे वो मैन है इमेजिन, ओके, यहाँ पे आपके पास वो हेलीकॉप्टर था, यहाँ से फूड पैकेट ड्रॉप किया गया मैन तक पहुँचाने के लिए, ओके। मैं काम करता हूँ, इसको एक स्ट्रेट लाइन से भी ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब बेसिकली वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये था हाइट h, हाइट था h बोला गया हाइट को, हाँ ओके, तो ये आ गया आपके पास रेंज r, ओके ठीक। और इस डिस्टेंस को मैं फिलहाल कुछ नाम देता हूँ, मैं बोल देता हूँ y, तो आपको पूछा गया है y, देखिए क्या बोला है आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन,
हेलीकॉप्टर से मैन तक का डिस्टेंस मतलब y पूछा है। तो दिख रहा है हमको y मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो y स्क्वायर आ जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो y आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। r होता है रेंज, और इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको वैसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एक हाइट से जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होता है ना वो होता है आपका u, मतलब जो स्पीड आपने जिस स्पीड से ड्रॉप किया वो इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। स्पीड कितना है बताया गया आपको v इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो ये रेंज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। सब्स्टिट्यूट कर दो तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस v इनटू रूट ऑफ 2h/g का स्क्वायर। ओके गुड। तो मिल जाएगा आपको ऐसा इक्वेशन, ऑफ कोर्स मिल गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा 2hv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2hv स्क्वायर बाई g। देखिए 2hv स्क्वायर बाई g प्लस h स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आ गया। हो गया क्वेश्चन खत्म, सिंपल। तो देखें अभी क्या बोला है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, two objects are projected with same velocity u, however at different angles alpha and beta. Okay, दो ऑब्जेक्ट्स है जिसको सेम वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट किया गया है लेकिन दो अलग अलग एंगल पे, अल्फा और बीटा पे, विथ हॉरिजॉन्टल। इफ अल्फा प्लस बीटा इज 90, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज r1 ऑफ फर्स्ट एंड दैट ऑफ 2, ये कितना आएगा? ये आएगा 1:1। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर मेरे पास एक एंगल थीटा है और अगर दूसरा एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो इन दोनों केस में रेंज सेम होता है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, मतलब दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा 1 है, मतलब थीटा 2 प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90 है। यहाँ पे थीटा 2 को बोला है बीटा और थीटा 1 को बोला है अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90 है। तो जब दो एंगल्स का समेशन 90 हो तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है? सेम। तो r1 और r2 की वैल्यू सेम है, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करना ही क्या था, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ओके, हमारा आज का टारगेट हुआ खत्म। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।